हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम ट्रांसफर प्राइसिंग में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे, समझ चुके थे अच्छी तरह से। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, किस तरह से वो सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक कोई टी लिमिटेड है जिसकी 3 डिवीजन है, एक्स वाई जेड। ये तीनों डिवीजन प्रोडक्ट बनाती है एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। मींस डिवीजन एक्स प्रोडक्ट बनाती है, डिवीजन वाई प्रोडक्ट बनाती है, डिवीजन जेड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। फॉर डिवीजन बाई मींस जिस सेकंड वाली जो डिवीजन है, तो ओनली डायरेक्ट मटेरियल इज प्रोडक्ट एक्स। मींस डिवीजन एक्स अपने आउटपुट को सप्लाई करेगी कहां? डिवीजन बाई में। डिवीजन एक्स अपने आउटपुट को सप्लाई कहां पे करेगी? डिवीजन वाई में। ठीक है, अब आगे करते हैं। और फॉर जेड मींस फॉर डिवीजन जेड, तो ओनली डायरेक्ट मटेरियल इज प्रोडक्ट वाई। ऐसी बाई का जो आउटपुट आएगा वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा डिवीजन जेड पे। डिवीजन एक्स परचेस ऑल इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। मींस डिवीजन एक्स का जो मटेरियल आएगा वो आएगा आउटसाइड से। ये कोई बाहरी व्यक्ति से अपना माल परचेज करेगी। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग ओवरहेड, जो डायरेक्ट सेलिंग ओवरहेड है, रिप्रेजेंटिंग करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कमीशन को, टू एक्सटर्नल सेल एजेंट। जो मींस कुल मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग ओवरहेड में हमारा क्या है? सेलिंग कमीशन, जो कि आपका लगता गायब है केवल एक्सटर्नल सेल पे, और आर अवॉइडेड ऑन ऑल इंटरनल ट्रांसफर। मींस उसे हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करेंगे तो। डिवीजन बाई एडिशनली इनकर, डिवीजन बाई जो है वो एडिशनली इनकर करती है 10 रुपए पर यूनिट और 8 रुपए पर यूनिट, डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल कस्टमर और जेट रेस्पेक्टिवली। मींस डिवीजन बाई का जो प्रोडक्ट है, डिवीजन बाई का जो प्रोडक्ट है वो दो जगह ट्रांसफर होता है। पहला एक्सटर्नल कस्टमर के लिए, दूसरा डिवीजन जेट के लिए। अगर डिवीजन बाई एक्सटर्नल कस्टमर को डिलीवर करती है तो उसे 10 रुपए इनकर और करने पड़ेंगे काइंडली डिलीवरी चार्जेस के। ऐसे अगर वो डिवीजन जेड को देती है अपना माल तो उसे 10 रुपए की जगह 8 रुपए ही डिलीवरिंग चार्ज देने होंगे। ठीक है। बाई आल्सो इनकर, और बाई को इनकर और करने पड़ेंगे क्या? 6 रुपए पर पैक पिक अप फ्रॉम एक्स। मींस अगर बाई डिवीजन अपनी एक्स डिवीजन से माल परचेस करती है तो उसे 6 रुपए इनकर करने पड़ेंगे। किस बात के? इस बात के कि वो उस माल को डिवीजन एक्स से डिवीजन वाई तक लाएगा, पिकअप चार्जेस के। मींस डिवीजन एक्स से उठाने के चार्जेस उसे 6 रुपए और देने पड़ेंगे। बीआईएस एक्सटर्नल सप्लायर एट बाई फैक्ट्री एट स्टैंडर्ड प्राइस 85 रुपए पर यूनिट। जबकि डिवीजन वाई अगर वही माल आउटसाइडर से खरीदे, बाहर से खरीदे, तो वो उसे उसकी फैक्ट्री पे पहुंचाता है 85 रुपए में। मींस डिवीजन वाई पे दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो अपने डिवीजन एक्स से माल परचेस करे। अगर वो एक्स से माल परचेस करता है तो उसे 6 रुपए पिकअप चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरा, वो आउटसाइडर से माल परचेस करे तो उस केस में उसे कोई भी पिकअप चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्या क्या रखा है? आगे क्या रखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है फिगर पर यूनिट के हिसाब से। मींस जब प्रोडक्ट हो गए, ना कि डिवीजन। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखते हैं। क्या क्या है?
डायरेक्ट मटेरियल एक्सटर्नल सप्लायर रेट, अगर डायरेक्ट मटेरियल एक्स बाहर से परचेस करेगा तो 40 रुपए का पड़ेगा, बाइक बाहर से परचेस करेगा तो 85 का पड़ेगा, ऐसे ही जेड बाहर से परचेस करेगा तो 135 का पड़ेगा। क्योंकि एक्स पूरा की पूरा माल बाहर से परचेस करेगा तो उसका 40 रुपये रहेगा रॉ मटेरियल की परचेस प्राइस। लेकिन वाई और जेड पे ऑप्शन है कि वो इंटरनली भी परचेस कर सकता है, तो वो उस हिसाब से वेरी हो सकती है। अब क्या कहें, डायरेक्ट लेवल दे रखी है तीनों की 30, 50, 45, सेल एजेंट कमीशन दे रखा है, मीन सेल एजेंट कमीशन उसने पहले ही बता रखा था ये कहाँ पे लगेगा, केवल एक्सटर्नल सेल पे 15, 15, 10, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस दे रखा है इन एक्सटर्नल मार्केट है 110, 170, 240। प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है तीनों की 20,000, 30,000, 40,000, ये फुल कैपेसिटी दे रखी है। और एक्सटर्नल डिमांड दे रखी है 14,000, 26,000, 42,000, ठीक है। इतना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब क्या कह रहा है, डिस्कस द रेंज ऑफ नेगोशिएशन फॉर मैनेजर एक्स वाई जेड। अब हमें इसमें क्या बताना है, नेगोशिएशन बताना है के लिए फॉर द नंबर ऑफ यूनिट एंड द ट्रांसफर प्राइस फॉर इंटरनल ट्रांसफर। नेगोशिएशन हमें के लिए बताना है, इंटरनल ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का हमें नेगोशिएशन करना है किन किन के बीच में, एक्स वाई जेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था बार्गेन एंड नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में आपके डिवीजन के हेड जो हैं वो बैठ के आपस में अपनी ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इधर लगाए और वही उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कह रहा है कि हमें बताना है एक रेंज हमें बतानी है ट्रांसफर प्राइसिंग की, जिससे कि डिवीजन एक्स वाई और जेड के मैनेजर उसे डिस्कस कर सके और उसके हिसाब से अपना माल परचेस कर सके। क्वेश्चन आपका बस इतना ही है, तो अब हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, डिवीजन एक्स का माल उसमें हमें बता रखा है कि डिवीजन वाई को जाएगा, डिवीजन वाई का माल डिवीजन जेड को जाएगा। अब आप देखिए डिवीजन एक्स की कैपेसिटी कितनी थी 20,000 की, लेकिन उसकी एक्सटर्नल डिमांड कितनी 14,000, मींस डिवीजन एक्स पे कुछ ना कुछ स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है। कितने की बची हुई है, 6,000 यूनिट की उस पे स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है। तो मींस ट्रांसफर प्राइसिंग में स्पेयर कैपेसिटी अगर कोई है तो उसमें ट्रांसफर प्राइस वैल्यू क्या होती है, उस केस में ट्रांसफर प्राइस वैल्यू होती है केवल वेरिएबल कॉस्ट, केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही हम एज ट्रांसफर प्राइस लेते हैं अगर और कुछ इंक्लूड करने के लिए ना कहा गया हो तो। और अगर हम, ठीक है, इस केस में 6,000 स्पेयर कैपेसिटी उसकी ट्रांसफर प्राइस हम क्या पे लेंगे, इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसमें और कुछ ऐड करने के लिए नहीं कहा गया। अगर हम अब 6,000 से ऊपर अगर कोई इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो उस 6,000 से ऊपर इंटरनली ट्रांसफर करने के लिए हमें इस 14,000 में अपना डिडक्शन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सेल को हमें कम करनी पड़ेगी, जब तो हम इंटरनल सेल कर पाएंगे। अगर हम इस एक्सटर्नल सेल को कम करते हैं तो उस केस में ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, ये भी आपको भली बात ही आता है। उस केस में ट्रांसफर प्राइस होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस, ठीक है। ऐसी इस केस में होगा। अब इसमें जे कहीं नहीं बता रखा कि हम कितना कितना इंटरनली ट्रांसफर करेंगे, तो अब हमें देखना होगा कि अगर हम एक्सटर्नल मार्केट में सेल करते हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन आता है, इंटरनल में करेंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, उस हिसाब से फिर हम ट्रांसफर प्राइस निकाल के देखेंगे और उस ट्रांसफर प्राइस को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, जो उस डिवीजन की, जो वो डिवीजन वहां से जिस रेट पे परचेस कर सकते हैं। जैसे कि 6,000 यूनिट एक्स डिवीजन एक्स पे वो थी स्पेयर, उसकी हम ट्रांसफर प्राइसिंग निकालेंगे, उस ट्रांसफर प्राइसिंग को हम कंपैरिजन कैसे करेंगे जो डिवीजन वाई की परचेस वैल्यू है मार्केट से, उससे अगर उससे कम होती है तो ही हम उतनी यूनिट ट्रांसफर करेंगे, अगर ज्यादा होती है तो नहीं करेंगे। उसी बेसिस पे इसमें आगे दे रखा है। तो आंसर सिंपल सा है। अब पहले हम एनालिसिस ऑफ रेंज करते हैं फॉर नेगोशिएशन फॉर मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स के लिए। डिवीजन एक्स के लिए हम देखते हैं, तो डिवीजन एक्स में आपको पता है आउटसाइड में 14,000 यूनिट सेल होती है और इंटरनली 6,000 यूनिट सेल हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा पहले, ट्रांसफर प्राइस क्योंकि दोनों के लिए लगाने का अलग अलग मेथड है, क्योंकि एक्सटर्नल सेल वैल्यू को अगर हम कम करेंगे तो उसमें ट्रांसफर प्राइस में क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही अगर हम स्पेयर कैपेसिटी
कि ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा उसमें, केवल वेरिएबल कॉस्ट। उस हिसाब से हमने पहले इसमें निकाला कि दोनों केस में कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। तो आउटसाइडर में सिंपल सा है, आउटसाइड सेल में क्या था, सेलिंग प्राइस 110 रुपए ऊपर दे रखी है, उसमें कमीशन हमें बता रखा था कि 15 रुपए, तो नेट सेलिंग प्राइस हमें पर यूनिट कितना पड़ गया, 95 रुपए। इसमें वेरिएबल कॉस्ट आपके ऊपर बता रखी है बखूबी, 70 रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। एक और बात फर्क देख ले रहे हैं, 70 रुपए कैसे, डायरेक्ट मटेरियल कितना, 40 का, क्योंकि एक्स अपना फुल मटेरियल बाहर से ही परचेस करता है तो फुल्ली 40 आ जाएगा, प्लस डायरेक्ट लेबर कितनी, 30, इन दोनों को ऐड करके 70 आ गए। तो ये हमने 70 ले लिया, ये आपका इधर 70 आ गया, तो मीन्स इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 25। क्योंकि हमें पता है कि हमें एक्सटर्नल सेल मैक्सिमम कितनी है, 14,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल सेल से हमें कितना मिलेगा, 3,50,000 रुपए। अब हम आते हैं, अगर हम अपनी स्पेयर कैपेसिटी को सेल करें बाई को, तो क्या केस बनेगा। अगर बाइक को सेल होगी तो ठीक है, वरना वो स्पेयर ही रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल जो डिमांड है वो तो मैक्सिमम थी 14,000, वो हम इधर ले चुके। तो अब स्पेयर कैपेसिटी हम यूज करेंगे बाइक के लिए, तो उस केस में पहला हमारा केस आता है कि सेलिंग प्राइस क्या लेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफर प्राइस तो पता नहीं है, और हमें जो बताना है वो रेंज बतानी है, ट्रांसफर प्राइस की ट्रांसफर प्राइसिंग की ही रेंज बतानी है। तो पहला केस आता है कि इनने जो ले रखा है, क्या ले रखा है इनने, जो 70 रुपए और 79 रुपए ले रखे हैं, ये कहाँ से आए। सबसे पहला केस कि ये हमारे पास कहाँ से आए, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। पहले आपको खर्चे पता है, वो लिख लें, आपको इनके खर्चे तो पता है। तो इसमें बता रखा था कि सेलिंग कमीशन हमारा नहीं आएगा अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं, तो वो इनने ले रखा है। तो नेट सेल जो सेलिंग कमीशन माइनस करने के बाद आ जाएगी, वो अभी हम देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही जगह सेम रहेगी, क्यों, दोनों ही में एक्चुअल कॉस्ट आई है, तो 70 रुपए। उसके बाद जो आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और यूनिट हमें पता है कि 6000 यूनिट आपकी स्पेयर है, वही हमारे ट्रांसफर करेंगे। अब आती है कि हमें सेल कहाँ से आई, सेल प्राइस पर यूनिट कहाँ से आई। तो आपको पता है कि जब हम स्पेयर कैपेसिटी में माल ट्रांसफर करते हैं, स्पेयर कैपेसिटी वाला माल अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे सेल प्राइस कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ही आपकी मिनिमम है कि कंपनी चाहेगी कम से कम मेरे को वेरिएबल कॉस्ट तो अपनी रिफंड दो, तो वो क्या रेंज होगी, वो होगी मिनिमम रेंज वाला अमाउंट। तो इसलिए 70 रुपए मिनिमम रेंज वाला अमाउंट आ गया। क्यों कि डिवीजन एक्स चाहेगी कि मेरे को अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करें कौन को, डिवीजन वाई को, तो कम से कम मेरे को उतना तो मिल जाए जितनी मेरी उसकी कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की। तो मीन्स कितनी कॉस्ट की, 70, तो वो चाहेगी कि मेरे को 70 ही मिले कम से कम। तो एक प्राइस बैंड का हमारा एक हिस्सा आ गया कितना, 70 रुपए का। मिनिमम प्राइस बैंड हमारा कितना आ गया, अगर हम डिवीजन बाई को ट्रांसफर करेंगे तो मिनिमम तो हम 70 रुपए में सेल आउट करेंगे ही करेंगे, इससे कम में हमारा पड़ता नहीं आएगा। क्यों, उससे कम में अगर हम सेल आउट करेंगे तो हमें लॉस होगा। इसलिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर डिवीजन बाई के लिए हमारी कितनी आ गई, 70, ठीक है। ये तो हो गया मिनिमम। अब हमें उसमें क्या बताना था, प्राइस बैंड। तो मिनिमम वाला आ गया, अब बैंड में एक मैक्सिमम हिस्सा भी होता है, तो मैक्सिमम का जो कहां से आया, तो वो सिंपल सा है। आप देखिए डिवीजन बाई जो है, डिवीजन बाई जो है बाहर से माल कितने में परचेस कर सकती थी, 85 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो बाहर से माल परचेस कर सकती है अपना रॉ मटेरियल, ठीक है। एक आपका जो आ गया, मीन्स डिवीजन बाई चाहेगी कि जो भी मेरे को डिवीजन एक्स से माल आए वो कम से कम 85 से तो कम ही आए, या इतना है कि 85 से ऊपर नहीं जाए। मीन्स 85 रुपए उसके लिए एक इंडिफरेंस पॉइंट रहा। मीन्स वो 85 रुपए में चाहे तो डिवीजन एक्स पे भी जा सकता है या आउटसाइडर पे भी जा सकता है। तो मीन्स मैक्सिमम वो कितना देना चाहेंगे, केवल 85 रुपए। क्योंकि अगर उससे ज्यादा अगर डिवीजन एक्स ने कोट करे
तो वो आउटसाइडर को प्रेफर करेगा। इसलिए मैक्सिमम बैंड कितना हो गया इसके लिए 85 रुपए। ठीक है, अब इस 85 में उसका एक खर्चा और हो रहा है। क्या खर्चा? अगर डिवीजन बाई आउटसाइडर से परचेस करता है तो आउटसाइडर उसकी प्रेमिसेस पर लाकर 85 रुपए ले रहे हैं, रॉ मटेरियल को उसकी प्रेमिसेस पे लाकर रखते हैं, उसके बाद उससे 85 ले रहे हैं। लेकिन यही जो अगर डिवीजन एक्स से परचेस करता है तो उसे कुछ पिकअप कॉस्ट लगती है। उस केस में उसे कुछ पिकअप कॉस्ट लगती है। मीन्स डिवीजन बाई चाहेगा मेरे को 85 रुपए टोटल वैल्यू मिले मेरी प्रेमिसेस पे आने तक की उस रॉ मटेरियल की। इसलिए इस 85 में से उस पिकअप कॉस्ट को लेस करेंगे, मीन्स 6 रुपए। तो 85 माइनस 6 कितने? 79 रुपए। इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट कितना आ गया? 79 रुपए ऐसे आया। आप समझ गए होंगे भली बात कि 85 उसकी ओवरऑल कॉस्ट थी, कहाँ तक की? उसके प्रेमिसेस पर लाने तक की, और उसमें लगते हैं उसमें 6 रुपए पिकअप कॉस्ट फॉर डिवीजन एक्स के लिए। तो इसलिए वो 6 रुपए माइनस करेगा, तो मीन्स वो डिवीजन एक्स को कितना ऑफर करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए दे सकता हूँ आपको इस माल परचेस करने के लिए? तो वो आ गया 79 रुपए। ठीक है, जैसे ही हमने 79 रुपए निकाला, इसमें सेलिंग कमीशन कुछ है नहीं, तो जो हमारा नेट सेल प्राइस निकल आया। वेरिएबल कॉस्ट हम पहले ही लेस कर चुके हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। पहले केस में 0 आ गया, क्योंकि जब मिनिमम बैंड है इसमें 0 ही रहेगा। जब मैक्सिमम है तो इसमें 9 रुपए आ गया। 6000 यूनिट हमने सेल करनी थी, इसमें 0 आ जाएगा। इसमें 6000 हमें सेल करनी थी, तो इसमें कितने आ गए टोटल कंट्रीब्यूशन? 54,000 रुपए। इसमें कितना आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन? 54,000 रुपए। ठीक है, तो एक जो हमारे एक्स ने बैंड दे दिया बाई के लिए कि हम आपको 70 रुपए से लेकर 79 रुपए तक एक प्राइस बैंड आप डिसाइड कर लीजिए, इस प्राइस बैंड में हम आपको सेल करने के लिए राजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो 79 रुपए वही कह रहा है कि एक्सटर्नल रेट माइनस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस मींस पिकअप एक्सपेंसेस। अब डिवीजन बाई डिवीजन एक्स की जो आपकी रेंज दे रखी है उसे चेक करेगा पहले। डिवीजन एक्स ने तो दे दी यहाँ कि भाई साहब मैं 70 से 79 रुपए के बीच में आपको देने के लिए तैयार हूँ। डिवीजन वाई का भी तो मैनेजर देखेगा कि मेरे को किस रेट पे लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उसके लिए दूसरी टेबल रखी है, एनालिसिस ऑफ रेंज ऑफ नेगोशिएशन फॉर मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई। तो इसमें भी सिंपल सा है। डिवीजन वाई में भी वही दो केस है, एक आउटसाइड सेल होगी, दूसरा इंटरनल सेल होगी। आउटसाइड सेल होगी तो इसमें अब दो केस बन जाएंगे। आउटसाइड सेल हम किस में से करें? पहला उसमें से करें जो कि हमें ट्रांसफर हो गया ये डिवीजन एक्स से, या उससे करें जो हम पूरी बाहर से माल परचेस करते हैं आउटसाइडर से। ऐसे अगर हम ट्रांसफर करते हैं इंटरनली तो उसमें भी दो केस होंगे कि एक माल हमारा वो रखा हुआ है हमारे पास जो हमने डिवीजन एक्स से परचेस करें उसमें से सेल करें, या जो हम आउटसाइडर से लाए उसमें से सेल करें। तो हमारे पास केवल दो प्राइस है, मिनिमम और मैक्सिमम, तो उसी बेसिस पे हम करेंगे। तो प्राइस रेंज हमारी रेंज क्या आ गई? प्राइस रेंज क्या है? सीधे रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट। जो मिनिमम थी 70, मैक्सिमम थी 79, और एक्स अगर बाहर से परचेस करता है तो उसे कितने पड़ेंगे? 85 रुपए। ऐसे इसमें आ गई 70, 79 और 85। अब इसके बाद उसे एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पड़ गई थी, या पिकअप कॉस्ट भी पड़ गई थी। कितने? 6 रुपए। 6 रुपए एक्सटर्नल परचेस करने पे कोई पड़ती नहीं है, इसमें इधर डैश ले रखा है, ऐसे 6 रुपए 6 रुपए और डैश। तो टोटल रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 76, 85, 85, 76, 85, 85। ये आ गई रॉ मटेरियल की। उसके बाद आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी उसमें, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आपकी ऊपर कितनी दे रखी है? 50 रुपए। आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं ऊपर देख के क्वेश्चन पर। तो जिस डायरेक्ट लेबर सब केस में बराबर रहेगी, तो इस हमारे सब में सेम ले रखी है। ठीक है,
इसके बाद टोटल आपकी कॉस्ट आ गई 126, 135, 135, 126, 135, 135। अब इसके बाद आपका दे रखा था डिलीवरी कॉस्ट और लगेगी डिवीजन बाई के लिए। आप देखना कि अगर वो एक्सटर्नल डिवीजन करता है, एक्सटर्नल ट्रांसफर करता है तो 10 रुपए, और इंटरनल ट्रांसफर करता है तो उसे 8 रुपए और एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो वो हमने ऐड कर लिया, तो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, इन तीनों में 10-10 क्यों करा? क्योंकि ये आउटसाइडर के लिए। और यहाँ पे 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए इसमें क्यों करा? क्योंकि ये इंटरनल ट्रांसफर है। इससे हमारा क्या हुआ? टोटल कॉस्ट आ गई 136, 145, 145, 134, 143, 143। अब इसमें था कि सेल कमीशन लगता है हमारा। सेल कमीशन कितना था? 15 रुपए बाई डिवीजन के लिए। तो सेल कमीशन उसमें पहले ही क्या रखा था? कहाँ पे लगेगा? केवल एक्सटर्नल सेल पे। तो इसी हिसाब से हमने एक्सटर्नल सेल पे जो 15 रुपए ऐड करा, इधर कुछ ऐड नहीं करा क्योंकि ये एक्सटर्नल सेल नहीं है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारी कितनी आ गई पर यूनिट? 151, 160, 160, 134, 143, 143। अब ये माल हम कितने में सेल आउट करते हैं? तो सेल आउट की प्राइस भी ऊपर दे रखी है। एक्सटर्नल हम करते हैं 170, 170, 170 में। एक्सटर्नल हम सेल करते हैं कितने में? 170, 170, 170 में। अब इंटरनली हम कितने में ट्रांसफर करेंगे? तो इंटरनली ट्रांसफर करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसकी इंटरनल परचेस प्राइस क्या थी। तो डिवीजन जेड की एक्सटर्नल परचेस प्राइस क्या है? डिवीजन जेड अपना रॉ मटेरियल 135 में बाहर से ले सकता है। डिवीजन जेड अपना रॉ मटेरियल बाहर से 135 में परचेस कर सकता है। मींस डिवीजन बाई मैक्स टू मैक्स उसे कितने में सेल कर सकता है डिवीजन जेड को? 135 में। तो उसी को देख के हमने देख लिया कि 135 में सेल आउट करेगा। अब आप इसमें कहोगे कि मिनिमम को क्यों नहीं लिया? इसमें मिनिमम वाला क्यों नहीं लिया? मिनिमम वाला भी तो ले सकते थे 134। आप इसमें मिनिमम वाला भी तो ले सकते थे 134। वो इस मारे नहीं लिया क्योंकि पहली बात हमारी जो 134 टोटल कॉस्ट आई, अगर हम मिनिमम में वहां से परचेस करके लाते हैं तो कहां से? डिवीजन एक्स से, जो कि 70 रुपए में अगर देगा, जब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 134 रुपए। ठीक है। और डिवीजन जेड बाहर से कितने में परचेस कर सकता है? 135 रुपए। सपोज करिए अगर हमने ना पे 134 से कोट कर दिया और खुदा ना खास्ता वहां से 71 रुपए आ गया या 72 रुपए आ गया, तो वहां पे हमारा कैलकुलेशन बिगड़ने की संभावना है। इस मारे यहाँ पे ज्यादा गैपिंग न होने की वजह से केवल हमने एक प्राइस बैंड लिया, वो मैक्सिमम वाला 135 रुपए। समझे? तो इस हिसाब से हमने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया कि इसमें 19, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 1, इसमें -7, इसमें -7। तो मीन्स अब आप समझिए इन दो केस में हमने देखा कि हम केवल स्पेयर कैपेसिटी वाला ही माल बेच सकते हैं। क्यों स्पेयर कैपेसिटी वाला ही माल क्यों बेच सकते हैं इंटरनल डिवीजन में? तो वो समझाता हूँ, आइए। डिवीजन एक्स अपनी स्पेयर कैपेसिटी के लिए बैंड कितने का देता है? 72, 79 का। अगर वो अपनी आउटसाइडर सेल को कम करके अगर वो सेल डिवीजन बाई को देगा माल, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट। तो उस केस में सेलिंग प्राइस उसकी ट्रांसफर प्राइस कितनी आएगी? 110 रुपए। वाई डिवीजन एक्स डिवीजन से 110 रुपए पे लेने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे 85 रुपए में बाहर से मिल रहा है। तो फर्स्ट केस में ट्रांसफर यूनिट आपकी कितनी आ जाएंगी? केवल 6000 यूनिट, जो कि स्पेयर है, क्योंकि वो अपनी आउटसाइड सेल को कम करके नहीं देगा क्योंकि बाई डिवीजन उसे लेगा नहीं। इसलिए फर्स्ट केस में 6000 यूनिट आपकी ट्रांसफर होंगी। सेकंड केस में आते हैं
सेकंड केस में 30,000 यूनिट की कैपेसिटी है, 26,000 यूनिट आपकी एक्सटर्नल सेल है, मीन्स 4,000 यूनिट की स्पेयर कैपेसिटी है। ऐसे सेकंड केस में वही सेम लॉजिक है, ट्रांसफर होंगी 4,000 यूनिट, लेकिन वो कितने पे होगी? वो होगी केवल 135 रुपए पे, वो भी जब जब उसे डिवीजन वाई को माल डिवीजन एक्स से 70 रुपए में मिलता है। अगर नहीं मिलता तो वो भी नहीं होंगी सेल। क्यों? उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन आपका नील या माइनस में चले जाएगा, इंडिफरेंस पॉइंट में चले जाएगा। ठीक है, तो अब रेंज देखते हैं। क्वेश्चन में कैलकुलेशन केवल इतनी थी, क्योंकि इन दो की रेंज निकल गई, उसके बाद जेड की तो अपने आप निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखते हैं, आइए आगे। तो रेंज ऑफ नेगोशिएशन सिंपल सा क्या रहता है, मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स विल सेल 14,000 यूनिट आउटसाइड एट 110 रुपए पर यूनिट, जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, एंड अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ 3.5 लाख रुपए, जो अपन ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्सेस कैपेसिटी मींस स्पेयर कैपेसिटी 6,000 यूनिट की जो है कैन बी ऑफर टू डिवीजन बाई, वो डिवीजन बाई को ऑफर कर सकते हैं एज अ प्राइस बिटवीन 70 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू डिवीजन एक्स एंड 95 नहीं होगा, इधर 85 होगा। पहली बात 85 मैक्सिमम अमाउंट टू इक्वल आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बट डिवीजन हाँ 70 मिनिमम आ गया, इसका प्राइस बिटवीन 70 टू यहाँ पे 85 होगा, लेकिन बट डिवीजन बाई कैन गेट द मटेरियल आउटसाइड एट 85, लेकिन वो डिवीजन बाई जो है 85 रुपए में बाहर से भी माल खरीद सकती है। सो डिवीजन बाई विल नॉट पे टू डिवीजन एक्स will not pay to division x anything above 79। कैसा है 85 minus 6 ऊपर बता चुका हूँ, to match external available price, ठीक है। division x will be attract to sale to division by only in range of 71 to 79 per unit at a volume of 6,000 unit। अब यहाँ पे 70 की जगह 71 क्यों लिया? पहली बात तो वो देखो काय के लिए लिया, एट 70 रुपीज डिवीजन एक्स विल बी indifferent but may offer to sell to division y to use idle capacity। कुल मिला के आप चाहो तो यहाँ पर 70 भी रख सकते हो, चाहो तो 71 भी रख सकते हो। अगर 70 रखोगे तो सही है, अगर आपने 71 रखा तो आपको ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी, एट 70 रुपीज डिवीजन एक्स विल बी indifferent, so we can't use 70 rupees as a minimum price when, ठीक है। अब ये आ गई आपकी डिवीजन एक्स की, निकल के आ गई कि यहाँ 70 या 71 से लेकर 79 रुपए तक। अब क्या है, डिवीजन जेड देखेंगे, डिवीजन वाई का जो प्राइस वन डिसाइड होगा वो किस पे होगा, डिवीजन जेड के हिसाब से। तो क्या डिवीजन जेड will not buy from division by at anything above 135, क्यों 135 में उसे आउटसाइड से मिल रहा है। if division x sell to division by at 70 रुपए पर यूनिट, डिवीजन by can sell to division z at 134। अगर 70 में मिलता है डिवीजन x तो डिवीजन by 134 मिनिमम में दे सकती है, and earn no contribution only for surplus capacity, surplus capacity के लिए ही। and if unit transfer by division x to division by at 70 रुपए पर यूनिट, मीन्स दो चीजें होनी चाहिए, एक तो 134 पे मीन्स डिवीजन बाई 134 पे कब ट्रांसफर करेगी, दो केस में, पहला केवल सरप्लस कैपेसिटी के लिए, दूसरा जब 70 रुपए में ट्रांसफर हो गया है आया हो डिवीजन एक्स से, ठीक है। तो अब हम कैसे निष्कर्ष निकालेंगे डिवीजन बाई और डिवीजन जेड के लिए, प्रोवाइडेड डिवीजन एक्स सेल टू डिवीजन बाई एट 70 रुपए पर यूनिट में अगर सेल करी तो सेल 4,000 यूनिट, 30,000 मैंने 26,000 ऊपर कैपेसिटी दे रखी है, उस हिसाब से जो स्क्वायर कैपेसिटी है 4,000,
यूनिट टू डिवीजन जेड एट 134 रुपए, तो इंडिफरेंस रहेगा जी। तो डिवीजन जेड बाई कर सकता है। अगर ये 135 रुपए में सेल करता है, क्यों? क्योंकि वो जाएगा कंट्रीब्यूशन फॉर कम से कम 1 रुपया तो मिले, तो डिवीजन जेड इंडिफरेंस रहेगा। फिर डिवीजन जेड के ऊपर वो चाहे तो डिवीजन बाई से ले सकता है या आउटसाइड से ले सकता है। तो फॉर बाइंग फ्रॉम एक्स एट 71 टू 79 प्राइस रेंज, अगर 71 से 79 रुपए की प्राइस रेंज है, तो बाई विल बी interested to sell to division Z only at price of 136 143 से लेकर 143 तक सेल आउट करेगा, which will not be interested by division Z। ठीक है, जो कि आपका इंटरेस्टेड नहीं रहेगा भाई डिवीजन Z के द्वारा। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो 143 कहाँ से आया? 143 वही है जो ऊपर प्राइस डिफरेंस है, जिस हिसाब से प्राइस वेरी करेगा उस हिसाब से एक्स का प्राइस वेरी करेगा, उस हिसाब से जेड का प्राइस वेरी करेगा। ठीक है, जिस हिसाब से एक्स का प्राइस वेरी करेगा उस हिसाब से वाई का भी प्राइस वेरी करेगा। ठीक है, अब जब ये 71 में सेल कर रहा है, 71 में सेल करेगा, तो डिवीजन वाई को कितने का पड़ेगा? 135 का। अब अगर वो 1 रुपये प्रॉफिट लेना चाहेगा तो मीन्स 136 का सेल आउट करेगा। ऐसे जो 79 में करेगा, 79 में करेगा तो वो भी 1 रुपया प्रॉफिट लेना चाहेगा, ऐसे कैलकुलेट करके 143 जी आ गया, ये 143 आ गया। ठीक है, 10। अब टोटल निष्कर्ष क्या है? 10 डिवीजन बाई विल सेल टू डिवीजन जेड ओनली इफ द सेल टू बाई एट 70 रुपए पर यूनिट एंड बाई विल सप्लाई टू जेड मैक्सिमम 4000 यूनिट। तो आपको मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या केस निकल गया। डिवीजन एक्स जो है वो डिवीजन वाई को करेगा 70 से लेकर 79 रुपए के बीच में, और केवल कितनी यूनिट? 6000 यूनिट, जो कि उसकी स्पेयर है। और डिवीजन वाई डिवीजन जेड को वो सेल आउट करेगा केवल कितनी यूनिट? 4000 यूनिट। कितने में करेगा? 134 या 135 आप कह सकते हो, ज्यादा इनके टेक्निकल वर्ड पे मत जाओ कि 136 या 143, सिंपल से अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए 134 या 135 में कब करोगे? जब डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को 70 रुपए में सेल आउट करेगी तब। इतना सा ही आपका क्वेश्चन है, दोनों जगह आपकी बैंड मिल गई क्या? 70 से लेकर 79 तक, दूसरी आपकी 134 से लेकर 135 तक। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 8वें पे अपने ज्यादा टाइम ले लिया नेक्स्ट समझने में, तो 9वां भी बहुत सिंपल है, सॉरी। तो 9वां क्या है? इसमें क्या? ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे हमें देखना है। टैकोन लिमिटेड है एक, जो कि आपकी 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रखती है, ऑर्गेनाइज इन सेपरेट प्रॉफिट सेंटर है, मींस दोनों की प्रॉफिट सेंटर अच्छी प्रॉफिट कमाती है। मींस नोन एज, पहला जो डिपार्टमेंट है वो टेक्सटाइल है, दूसरा है प्रोसेसिंग हाउस। टेक्सटाइल यूनिट हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 लाख मीटर क्लॉथ पर मंथ। मींस टेक्सटाइल यूनिट जो है वो 5 लाख मीटर का क्लॉथ बनाती है पर मंथ के हिसाब से, बट एट प्रेजेंट इट्स सेल इज लिमिटेड टू 50% टू आउटसाइड मार्केट एंड 30% टू प्रोसेसिंग हाउस। मींस उसकी अभी यूज्ड कैपेसिटी कितनी है? वो 80% है। यूज्ड कैपेसिटी 80% है, मींस 5 लाख की टोटल ओवरऑल कैपेसिटी है, उसमें से वो केवल अभी 4 लाख मीटर का ही माल बना रही है। ठीक है, the transfer price for the year 2014 was agreed at 6 रुपए पर मीटर। मींस किन किन में? टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो था उन दोनों के बीच में 6 रुपए पर मीटर के हिसाब से अपना ट्रांसफर प्राइस पहले ही एग्री हो रखा है, फिक्स रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम ना पे आ गया। ठीक है, this price has been fixed in line with the external wholesale trade price on 1 जनवरी 2014। जो इसने बताया कि जो 6 रुपए कैसे आया उसके बारे में, कि जो आपकी होलसेल में रेट चल रही थी उसी हिसाब से। However, the price of yarn decline।
यार्न का जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो गया। यार्न क्या है, जो रॉ मटेरियल है ऑफ टेक्सटाइल यूनिट का, विद इफेक्ट दैट होलसेल ट्रेड प्राइस रिड्यूस टू 5 रुपए 7 पैसे पर मीटर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2014। मींस अब इसके चलते क्या हुआ, जो क्लॉथ का मार्केट प्राइस था वो कम हो गया, ठीक है। लेकिन हमने कौन सा रखा था, फिक्स ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट, इस हमारे इस पर कोई चेंज नहीं हुआ होगा। देखो आगे क्या भी रखा है, दिस प्राइस वाइज हाउएवर नॉट मेड applicable to the sale made to the processing house of the company. The textile unit turned down the processing house request for revision of price। क्यों उसने मना कर दिया रिवाइज करने से, क्योंकि वो एक फिक्स एग्रीमेंट था हमारे पास। अब क्या करें नेक्स्ट, प्रोसेसिंग हाउस रिफाइन द क्लॉथ and pack the output known as brand rayon in a bundle of 100 meters each। मीन्स अब क्या है, वो क्लॉथ को रिफाइन करके एक बंडल में बना के बेचता है और 100 मीटर का एक बंडल होता है, ठीक है। कौन बेचता है, जब प्रोसेसिंग हाउस बेचता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ रेयन इज 825 रुपए पर बंडल का होता है। द प्रोसेसिंग हाउस हैज अ पोटेंशियल ऑफ सेल a further quantity of 1000 bundle of rayon provided the overall price is reduced to 725 पर बंडल। मीन्स जो कह रहा है कि 1000 बंडल का हमें और ऑर्डर मिल सकता है, कब मिलेगा जी, ये हमें ऑर्डर जब मिलेगा जब हम अपनी ओवरऑल सेल प्राइस जो है कम करते हैं। मीन्स जो हमारी अभी तक ओवरऑल सेल प्राइस कितनी 825 रुपए पर बंडल, वो हम रिड्यूस करके ले आए 725 रुपए पर बंडल पे, ठीक है। अगर हम 725 रुपए पर बंडल के हिसाब से सेल करते हैं तो ही हमें जो 1000 बंडल का नया ऑर्डर मिलेगा। इन that even it can buy the additional 1 lakh meter of cloth from textile unit। मीन्स 1 लाख यूनिट ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है, कैसे चाहिए, 1000 बंडल था, एक बंडल में कितने आते हैं 100 मीटर, तो 1000 इंटू 100 इक्वल टू 1 लाख मीटर हमें क्लॉथ चाहिए, जो कि हम टेक्सटाइल से ले सकते हैं। उस कैपेसिटी फुल कैन बी फुल्ली यूटिलाइज। अगर हम जब परचेस करेंगे तो उससे क्या होगा, टेक्सटाइल यूनिट की आपकी क्या है कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि उस पे 1 लाख यूनिट 1 लाख मीटर ही कैपेसिटी स्पेयर थी, क्योंकि 5 लाख का 80% वो यूटिलाइज कर रहा था, मीन्स 4 लाख यूटिलाइज कर रहा था, 1 लाख अभी तक स्पेयर थी। अगर हमें जो ऑर्डर मिलता है तो हमारी वो 1 लाख यूनिट 1 लाख मीटर भी कंज्यूम हो जाएगा। The outside market has no further scope। आउटसाइड में हम आउटसाइड से हम परचेस नहीं कर सकते, मीन्स हमें परचेस करना है तो टेक्सटाइल से ही करना पड़ेगा। अब कुछ कॉस्ट बता रखी है, कॉस्ट क्या है, टेक्सटाइल यूनिट की बता रखी है, प्रोसेसिंग हाउस की बता रखी है, रॉ मटेरियल 1 जून का दे रखा है, तो 2014 का पर मीटर है ये, तो पर मीटर के हिसाब से 3 रुपए, और जो ट्रांसफर प्राइस आएगा वेरिएबल कॉस्ट आपकी 1 रुपए 20 पैसे पर मीटर और 80 रुपए पर बंडल दे रखा है। फिक्स कॉस्ट आपकी 4,12,000 और 1 लाख रुपए, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर जून। हमें कहाँ के लिए बताना है, जून के लिए बताना है, ना कि जनवरी के लिए। ऊपर जनवरी भी दे रखी थी जो कॉन्ट्रैक्ट की फिक्सिंग डेट थी, लेकिन हमें कहाँ बताना है, जहाँ पे हमारा चेंज हुआ, जिस मंथ में हमारा प्राइस चेंज हुआ हमें उस मंथ के लिए बताना है। प्राइस कहाँ पे चेंज हुआ था, 1 जून में, ऊपर दे रखा है, ठीक है। Prepare the statement showing the estimated profitability for June 2014 for textile unit and processing house and the company as a whole on the following basis। मीन्स हमें प्रॉफिट बतानी है यूनिट वाइज और कंपनी वाइज, दोनों ही तरीके से। अब क्या है, at 80% 100% capacity utilization of textile unit at the market price, means external wholesale trade price as on 1 January 2014 and the transfer price to the processing house at 6 रुपए पर यूनिट। मीन्स हमें प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है पहली 80% और 100%, दो चीज। एक तो जब टेक्सटाइल लिमिटेड आपकी टेक्सटाइल यूनिट आपकी 80% कैपेसिटी पे काम करी जब हमें प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है, और एक जब 100% की कैपेसिटी पे काम करी है जब हमें प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है। उसमें इन दोनों ही केस में हमें मार्केट प्राइस ही लेनी है, भले ही हमारा
प्राइस चेंज हो गया इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन मार्केट ही लेनी है काय के लिए, एक्सटर्नल सेल के लिए एज वेल एज इंटरनल सेल के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि हमें मार्केट लेनी है कब की, 1 जून के लिए, और जो ट्रांसफर प्राइस हमें चाहिए वो भी 6 रुपए ही लेंगे, ठीक है, और 1 जनवरी को हमें 6 रुपए ही थी। और दूसरा केस क्या है, हमें दूसरे केस में बताना है 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल लिमिटेड, टेक्सटाइल यूनिट एट द मार्केट प्राइस ऑफ 5 रुपए 60 पैसे, जो 5 रुपए 60 पैसे का के लिए एक्सटर्नल यूज के लिए पर मीटर, एंड द ट्रांसफर प्राइस, और ट्रांसफर प्राइस आपके लिए कहाँ पे आ गया, इंटरनल के लिए, जहाँ पे प्रोसेसिंग 6 रुपए पे होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका जो हो गया, एक प्रॉफिटेबिलिटी हमें 80% इस पे लेकर, एक प्रॉफिटेबिलिटी इस पे लेकर 100% पे, इनमें सेलिंग प्राइस एंड ट्रांसफर प्राइस 6 रुपए लेंगे, और दूसरी हमें लगानी 80% पे, इसमें सेलिंग प्राइस 5 रुपए 7 पैसे लेंगे, लेकिन ट्रांसफर प्राइस हम कितनी लेंगे, 6 रुपए, और एक तीसरी लगानी हमें जो 100% कैपेसिटी पे, इसमें भी क्या करें कि टेक्सटाइल एट मार्केट प्राइस 5 रुपए 7 पैसे लेंगे, और ट्रांसफर प्राइस आल्सो टेकन 5 रुपए 60 पैसे, मींस हमें 4 कैपेसिटी पे हमें ट्रांसफर प्राइसिंग निकालनी है, पहली 80% और 100%, इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग एज वेल एज मार्केट सेल हम 6 रुपए लेंगे। दूसरा 80%, इसमें हम ट्रांसफर प्राइसिंग 6 रुपए लेंगे, लेकिन मार्केट प्राइस 5 रुपए 60 पैसे लेंगे। तीसरा 100%, जिसमें मार्केट प्राइस एज वेल एज ट्रांसफर प्राइस हम 5 रुपए 60 पैसे लेंगे, ठीक है। तो आइए, सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो ये पहले हमने निकाला 80% लेवल पे, 80% लेवल जो कौन सा है, पहला वाला, जिसमें 6 रुपए हम बोथ केस में लेंगे। बोथ केस से मतलब आपका बोथ केस से मतलब आपका इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रांसफर के लिए। तो 4 लाख यूनिट थी, 80% 5 लाख टोटल कैपेसिटी थी, 5 लाख का 80% मीन 4 लाख मीटर्स आपका इंटू 6 रुपए है, तो 24 लाख आ गए। ऐसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी पर मीटर के हिसाब से दे रखी थी, 4 लाख इंटू 3 तो 12 लाख। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी, इंटू करके दिया गई, फिक्स कॉस्ट आपकी दे रखी थी। तो टेक्सटाइल यूनिट की प्रॉफिट आ गई 3 लाख 8,000। अब प्रोसेसिंग हाउस में क्या रखा था, तो प्रोसेसिंग हाउस की हमें कैसे पता चला कि हमने कितनी यूनिट सेल करी है, तो उसमें ऊपर आपको बता रखा था कि 50% एक्सटर्नल के लिए यूज करता है और 30% आपका इंटरनल सेल के लिए यूज करता है। तो मीन्स 5 लाख का 30%, 5×3 = 1,50,000 मीटर आपकी सेल आउट होता है कहाँ पे, प्रोसेसिंग हाउस में, ठीक है। मीन्स टेक्सटाइल यूनिट आपकी प्रोसेसिंग हाउस को कितनी रॉ मटेरियल ट्रांसफर करती है, 1,50,000 मीटर आपका क्लॉथ ट्रांसफर होता है प्रोसेसिंग हाउस में, ठीक है। उसके बाद बता रहा था कि एक बंडल जो प्रोसेसिंग हाउस सेल करता है उसमें 100 मीटर क्लॉथ आता है। तो मीन्स हम आउटपुट निकाल सकते हैं कैसे, वो ऐसे कि टोटल हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, 1.5 लाख मीटर का, और 100 मीटर से हमारा एक बंडल बनता है। तो टोटल बंडल आपके कितने आ गए, 1500 बंडल, जो कि जीते रखते 1500 बंडल डिवाइड करें, और इसकी सेलिंग प्राइस 825 दे रखी थी। तो टोटल सेल कितनी आ गई, 12,37,500। ट्रांसफर प्राइस आपकी वहां से 6 रुपए पे ही हो गई, तो 1.5 लाख इंटू 6 9 लाख रुपए। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट आपकी दे रखी थी बंडल के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे बंडल लिया है 1500 इंटू 80 रुपए पर बंडल, तो 1,20,000। फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख दे रखी थी। प्रोसेसिंग हाउस की डिवीजन, प्रोसेसिंग हाउस की आपकी प्रॉफिट आ गई 1,70,500। अब इंडिविजुअली होगी, और उसने कही थी कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट भी बतानी है, तो ओवरऑल प्रॉफिट इक्वल टू 4,25,500, जो कैसा ही 3,08,000 आपकी टेक्सटाइल यूनिट की प्रॉफिट, और 1,70,500 आपकी प्रोसेसिंग हाउस की प्रॉफिट, ठीक है। ऐसी जी हम करेंगे 100% पे। 100% पे भी हमें वही था कि 6 रुपए से बेचना है, तो सिंपल से 100% पे आपका ये सब कोई ले लिया, 5 लाख इंटू 6, 5 लाख इंटू 3, 5 लाख इंटू 1.2, और फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई, तो जो आपकी आ गई टेक्सटाइल यूनिट की। अब प्रोसेसिंग हाउस में केवल एक जगह चेंज होगा, वो कहाँ पे होगा, जो इसके बंडल में, और दूसरा सेल प्राइस में, क्योंकि उसमें कह रहा था कि अगर हमें आउटपुट अपना बढ़ाना है प्रोसेसिंग हाउस का, मीन्स 1,000 बंडल और हमें और एक्स्ट्रा सेल करने हैं, तो उसके लिए हमें ओवरऑल सेल प्राइस 725 रुपए लाना पड़ेगा। इसलिए 100% का मतलब होगी हमने आपको सेल आउट करने हैं 1,000 बंडल,
तो इसलिए हमने सेल प्राइस कम कर ली 725। अब ना पे आपका पहले हम कितने बना रहे थे 1500 बंडल, लेकिन अब 1000 बंडल और बनाएंगे तो उसका मतलब हमारे बंडल कितने बनेंगे 2500। तो सिंपल सा कर लो 2500 इंटू 725, 18,12,500। ठीक है, वो जो दे रखा है कैसा आया सीधा। एक्सटर्नल सेल हमें पता ही है कि 50%, तो और हम निकाल का ही पता है 100% कैपेसिटी पे मीन्स 50% आपकी ट्रांसफर कहाँ पे होगी आ रही है प्रोसेसिंग हाउस पर, क्योंकि हमारी कुछ नहीं कह रखा था कि एक्सटर्नल सेल हमारी चेंज हुई है, उसने हमें बता रखा था कि इंटरनल आपकी सेल चेंज हुई है। इस हमारे 5 लाख इंटू 50%, 2.5 लाख मीटर आपका ऐसे आ गया। ठीक है, और बाकी सब सेम है। ये यहाँ पे 2.5 लाख इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि अब 2.5 लाख ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पे 2500 हो जाएगा, क्योंकि 2500 बंडल हमारे बने हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट उसी हिसाब से लगेगी। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज होती नहीं है। तो प्रॉफिट इसमें आ गई 12,500। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपकी भाई दोनों को ऐड करके 5,500,000 रुपए आ गई। ठीक है, अब तीसरा था आपका किस की 80% पे मार्केट प्राइस कितनी है 5 रुपए 7 पैसे और ट्रांसफर प्राइस है 6 रुपए। ट्रांसफर प्राइस है 6 रुपए, तो ट्रांसफर प्राइस 6 रुपए, तो मीन्स प्रोसेसिंग हाउस की प्रॉफिट वही रहेगी जो 80% ऊपर निकल के आई है। कितनी निकल के आई है, क्योंकि प्रोसेसिंग हाउस में तो चेंज कुछ हुआ नहीं, वो निकल के आएगी 1,70,500। तो जिस एज इट इज आपकी नीचे रहेगी, लेकिन हमारा चेंज कहाँ पे है टेक्सटाइल यूनिट में, सो भी कौन सी जगह, केवल एक जगह सेल प्राइस में। तो सेल प्राइस में कहाँ पे चेंज आया, इसमें बताया था कि इस 80% वाली में जो सेकंड केस है आपका, जो पहले का सेकंड केस है, इसमें बताया था कि जो हम एक्सटर्नल मार्केट में सेल करते हैं वो हम 5 रुपए 7 पैसे में सेल करेंगे। तो वही करा है कि 2,50,000 मीटर हम एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेंगे। कैसे 5 लाख टोटल मीटर्स हमारी कैपेसिटी थी, 50% हम एक्सटर्नल में सेल करते हैं, तो 5 लाख इंटू 50%, वो हम करेंगे 5.7 पैसे में। और इंटरनल का तो 6 रुपए में था ही। तो सिंपल सा आपका सेम कैलकुलेशन सब वही रहेगी, फिगर भी आपकी वही रहेंगी, जो ऊपर से उतर के आएंगी 80% वाली, ना कि 100% वाली। केवल 80% में केवल आपका जो सेल प्राइस ही चेंज होगा, सो भी टेक्सटाइल का, क्योंकि इसी में चेंज था। बाकी सब जगह एज इट इज आप छाप दीजिए, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आगे आपकी टेक्सटाइल प्रॉफिट की, टेक्सटाइल यूनिट की आपकी प्रॉफिट चेंज हो जाएगी 2,08,000, क्योंकि उसकी सेल चेंज हुई है, लेकिन आपकी प्रोसेसिंग हाउस की आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब थर्ड केस में आपका सभी चेंज होगा। सभी से मतलब सेल प्राइस और ट्रांसफर प्राइस, क्योंकि अब सेल प्राइस इसने कह दिया ओवरऑल आप 5 रुपए 7 पैसे, ओवरऑल से मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेल के लिए आपका जो ट्रांसफर प्राइस लेंगे वो 5 रुपए 7 पैसे लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जे आ गया। रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। इससे हमारा प्रॉफिट आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया स्लाइडली। अब प्रोसेसिंग हाउस में सेल करेंगे, अब जो 100% आ गया, तो 100% वाला ले लो। 100% में क्या था आपके जो 725 वाला था, तो इस हिसाब से जो आ गया। अब यहाँ पे थर्ड केस में आपका चेंज कहाँ पाएगा, इसमें आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग में, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस जो अभी तक हम 6 रुपए में ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या कह दिया, तो उसने 6 रुपए की जगह हम लेंगे 5 रुपए 7 पैसे में। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी स्लाइडली चेंज आ गई, कितने से 1 लाख रुपए से चेंज आ गई। आप देख लो ऊपर वाले केस में 100% में 12,500 था, तो हम यहाँ पे 1 लाख से चेंज आ गया, काय की वजह से 40 पैसे इधर हमारा ट्रांसफर प्राइस कम हो गया, मीन्स कम होने से हमारी कॉस्ट कम हो गई। और कितने पे कम हुई 40 पैसे कॉस्ट, 2.5 लाख मीटर पे, तो 40 पैसे इंटू 2.5 लाख मीन्स 1 लाख से हमारी प्रॉफिट जब आ जाएगी, तो 1,12,500। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपकी ये आ गई 4,500,000। ठीक है, अब दूसरा केस कुछ नहीं कह रहा, फर्स्ट पोर्शन आपके इसमें पूरा हो गया। फर्स्ट पोर्शन का तीनों ही पार्ट हमने बखूबी निभाए, बखूबी अच्छी तरीके से करेंगे। अब सेकंड पोर्शन क्या कहते हैं, कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ द कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग हाउस। हमें क्या बताना है, प्रोसेसिंग हाउस की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर कमेंट करनी है। ठीक है, तो आते हैं, सिंपल सा है, कोई वो नहीं है। ये आगे इसमें हमने क्या करा, जो भी प्रोसेसिंग हाउस की वो थी,
ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रॉफिट वो हमने लिख ली। इसके पहले क्वेश्चन में पहले पोर्शन में दो वो थे पोर्शन 80%, 100%, उसके बाद 80% का सेपरेट पोर्शन था और 100% का सेपरेट। तो फर्स्ट 3 केसेस में 6 रुपए के हिसाब से ही हमने सॉल्व कराया, वही ट्रांसफर प्राइस ले ली। और थर्ड क्वेश्चन में हमने कितने के हिसाब से करा था, 5 रुपए 60 पैसे। मीन्स फर्स्ट 80% में आपका क्या था कि कोई हमने एक्स्ट्रा सेल नहीं करी, लेकिन 100% कैपेसिटी वाले में हमने एक्स्ट्रा सेल करी थी। ऐसी इसमें कोई एक्स्ट्रा सेल नहीं करी, लेकिन इसमें सेल करी। तो कुल मिला के आप देख लीजिए हम कहाँ जो प्रोसेसिंग हाउस है वो कहाँ पे इंटरेस्टेड हुई। वो इंटरेस्टेड हुई वहां पे जहां पे उसकी प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगी, मीन्स 80% वाली कैपेसिटी पे। भले ही ये वाली 80% हो, भले ही ये वाली, क्योंकि दोनों ही केस में उसकी प्रॉफिट सेम आ रही है। The processing house will not be interested to buy more than 1.5 लाख मीटर फ्रॉम टेक्सटाइल यूनिट, जो कि 1.5 लाख मीटर कहीं पे आता है 80% पे। ओके, तो आपका जो 9th क्वेश्चन भी पूरा हो गया। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। 10वां क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है। ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन है जो है डिफरेंट डिमांड लेवल पे। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। The two manufacturing division of a company are organized on profit center basis पे है, जो भी profit center basis पे। Division X जो है वो is the only source of a component required by division Y। Division X का जितना भी आपका division Y को जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सब कौन सा परचेस करेगी, वो डिवीजन X से ही परचेस करेगी। मींस डिवीजन X का माल कहाँ पे जाएगा, डिवीजन Y पे। फॉर देयर प्रोडक्ट P, मींस जो डिवीजन बाई जो बनाती है वो उसके फिनिश कोर्स का नाम क्या है, P। ईच यूनिट ऑफ P रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ सेट कंपोनेंट्स। मींस एक यूनिट ऑफ डिवीजन X से हमारा क्या बनेगा, एक यूनिट ऑफ डिवीजन Y। ठीक है, फिनिश कोर्स की बात हो रही है दोनों में। ओके, as the demand of the product is not steady, order for increased quantity can be obtained by manipulating prices। इसमें क्या है, आपकी डिमांड फिक्स नहीं दे रखी कि इतनी है। इसमें कहा रखा है कि जैसे जैसे डिवीजन बाई की डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से उसकी सेलिंग प्राइस कम होगी। ठीक है, तो क्या है, मैनेजर ऑफ डिवीजन बाई ने क्या है कुछ फोरकास्ट करें रिगार्डिंग अपनी सेल यूनिट के लिए और उसके प्राइसेस के लिए। तो इसने पर डे की सेल बता रखी है। अगर 5,000 यूनिट, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 यूनिट हमारी ऐसी सेल हुई, जैसे जैसे यूनिट आपकी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका सेल प्राइस रिड्यूस होगा। जैसे 5,000 यूनिट के लिए उसका क्या था, 393 रुपए 75 पैसे। ऐसे 10,000 यूनिट 5,000 से ना इंक्रीज हुई तो यहाँ पे सेल प्राइस आपका कम हुआ। ऐसे यहाँ पे इंक्रीज हुई तो यहाँ पे सेल प्राइस कम हुआ। ना इंक्रीजमेंट आया तो यहाँ पे सेल प्राइस कम हुआ। ना इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे सेल प्राइस कम हुआ। ना इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे सेल प्राइस कम हुआ। ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। क्यों, यहाँ पे सप्लाई आप ज्यादा कर रहे हो तो सिंपल सी बात है आपकी रेट भी कम होगी। अगर यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती तो आपकी रेट बढ़ती। अब क्या कह रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम एक्स। मींस आप इसी से समझ गए होगी कौन की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, जो कर रहा है डिवीजन बाई की। और इसने क्लियर भी कर रखा है ऑफ पी इन डिवीजन बाई। इस क्या कह रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, 14,06,250 ऑन फर्स्ट 5,000 यूनिट। इसने बता रखा है कि अगर डिवीजन बाई 5,000 यूनिट सेल आउट करता है या प्रोडक्शन करता है 5,000 यूनिट का, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है कि 14,06,250। लेकिन इससे ज्यादा अगर वो करता है प्रोडक्शन तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फर्स्ट 5,000 के लिए तो इतनी आएगी 14,06,250। लेकिन 5,000 से जैसे ही ऊपर प्रोडक्शन हुआ तो पर यूनिट जो जितनी भी एक्सेस बनेगी उसमें पर यूनिट के हिसाब से 56 रुपए 25 पैसे और हम ऐड करेंगे। तो इसमें क्या आता है कि 14,06,250 ऑन फर्स्ट 5,000 यूनिट एंड 56 रुपए 25 पैसे पर यूनिट इन एक्सेस ऑफ 5,000, इन एक्सेस ऑफ 5,000। ठीक है, अब जैसे इसमें एक्सेस कितना आ रहा है इन दोनों केस में 5,000 यूनिट का,
तो मीन्स 5,000 इंटू 56.25 प्लस 14,06,250 रुपए, इन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी ऑफ अ बाइक। ठीक है, ऐसे अब हम जब 5,000 और 15,000 का लेंगे तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, इसमें आएगी आपकी इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 5 मीन 10,000 इंटू 56.25 प्लस 14,06,250। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब क्या दे रखा है, ऐसे डिवीजन एक्स का दे रखा है, इनका का टोटल कॉस्ट ऑफ 5,06,250, वो 5,06,500 रुपए पर डे के हिसाब से करेगा फॉर एन आउटपुट अप टू 5,000 यूनिट की। अगर डिवीजन एक्स आपकी 5,000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उस केस में उसका कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, उस केस में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी 5,62,500 रुपए। और अगर उससे ज्यादा करती है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी कितने से 3,37,500 पर डे फॉर एवरी एडिशनल 5,000 कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। मीन्स इसमें क्या है कि फर्स्ट 5,000 के लिए आपकी कॉस्ट आएगी 5,62,500 रुपए, उसके बाद अगर 5,000 की मल्टीप्लाई में चलेगी 3,37,500। ठीक है, और ऐसे ही ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले से मतलब डिवीजन बाई के लिए कि फर्स्ट 5,000 यूनिट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी 14,06,250। उसके बाद जितनी भी यूनिट एक्सेस बनाएंगे उसमें वो और ऐड करेंगे कितने रुपए के हिसाब से 56 रुपए 25 पैसे के हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, द मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स had set the transfer price for a component at number per unit to optimize the performance of his division। इसमें एक फिक्स्ड ट्रांसफर प्राइस आ गया कि 90 रुपए में ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, प्रिपेयर डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फॉर एक्स एंड बाई सेपरेटली। मींस एक्स और बाई के लिए हमें प्रॉफिट निकालनी है, एक्स और बाई डिवीजन की हमें प्रॉफिट निकालनी है इंडिविजुअली और उन सब लेवल पे जो ऊपर आपका दे रखा था 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो थी वो सिंपल सा है, उसी हिसाब से हम आएंगे। तो पहले निकाल दे डिवीजन एक्स के लिए, तो वही आउटपुट आपके लिए आगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसमें उसने बता रखा है कि ट्रांसफर प्राइस हम क्या लेंगे, डिवीजन एक्स के लिए सेल क्या है, सेल वही है जो ट्रांसफर कर दिया है, सेल प्राइस आपका डिवीजन एक्स के लिए क्या है ट्रांसफर प्राइस, क्योंकि वो और कुछ सेल नहीं करती और किसी को सेल नहीं करती। तो मींस ट्रांसफर प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया इन डिवीजन एक्स, तो 5,000 इंटू 90 4,50,000 ऐसे इन सबसे इंटू करने के बाद आपका ये आ गया। अब टोटल कंपोनेंट कॉस्ट आपकी दे रखी थी ऊपर, कैसे बता रखी थी कि फर्स्ट 5,000 यूनिट में आपकी 5,62,500 आएगी। उसके बाद आपकी अगर आप 5,000 यूनिट के मल्टीप्लाई में अगर बनाते हो मीन्स अब ये आपने 5,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई तो उस केस में आपकी 3,37,500 रुपए और एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। मीन्स ये सब आपकी आप देखो तो ये सब 5,000 के उसमें है एडिशन में, तो मीन्स सिंपल सा करना है 5,62,500 प्लस 3,37,500 9 लाख आ गई। ऐसे हमें क्या है, अब नेक्स्ट प्रोडक्शन बना रहे 15,000 का, मीन्स 10,000 तक आपकी कॉस्ट कितनी है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 9 लाख, उसमें दे रखा था जितना भी एडिशन 5,000 के रेशियो में होगा उसमें हम 3,37,500 ऐड करेंगे। ऐसे 9 लाख प्लस 3,37,500 तो 12,37,500, ऐसे इसमें 3,37,500 3,37,500 करें तो 15,75,000 ऐसे इसमें और ऐड करेंगे, तो जो हर एक एडिशनल 5,000 यूनिट को उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया सिंपल सा, बी में से सी माइनस कर दो, तो ये इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। पहले केस में लॉस हो रहा है, दूसरे में नील है, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठवें में आपका प्रॉफिट है। ऐसे डिवीजन बाई का है, सिंपल सा है, वही सब लिख लिया कि आउटपुट आपके 5, 10, 15, 20, 25, 30 है। उसके बाद एवरेज सेल प्राइस आपका वही दे रखा है। ऊपर जो इंडिविजुअली सेल प्राइस दे रखी थी, इंडिविजुअली से मतलब ये जो एवरेज सेल प्राइस दे रखी है, तो अगर हमें बाइक की टोटल सेल प्राइस निकालनी है तो सिंपल सा इससे इंटू करते हैं तो टोटल प्राइस निकल जाएगी, सेल प्राइस कितना है। ऐसी अगर हम 15,000 को इससे इंटू करते तो इसमें निकल जाएगा।
ठीक है। इसी हिसाब से हमने जो इनटू का टोटल सेल निकाल ली है इसकी कि डिवीजन बाई की सेल हमारी कितनी है, तो वो आपकी ये सब आ गई टोटल सेल आपकी, ये सब टोटल सेल है। कैसे आया कि इसमें हमने सेल इस पूरे पोर्शन में हमने इनटू कर लिया है सेल प्राइस पर यूनिट के हिसाब से जो ऊपर दे रखा है, सेल प्राइस पर यूनिट के हिसाब से हमने इनटू कर लिया है। इंडिविजुअली जो इंडिविजुअली उसमें दे रखी है 5,000 के सामने उसकी अपनी एक सेल प्राइस दे रखी है, 10,000 यूनिट के सामने उसकी अपनी एक सेल प्राइस दे रखी है, ऐसी 15,000, ऐसी 20, ऐसी 25, ऐसी 30, उसी हिसाब से हमने इन सब में दे रखा है। जो 5,000 के सामने उससे हमने इंटू करा, ऐसी जो 10,000 के सामने उससे हमने इंटू करा, ऐसी जो 15 के सामने उससे हमने इंटू करे, ऐसी इन सब के सामने उनसे इंटू करा, तो हमने क्या पाया, जब टोटल इंडिविजुअली सेल प्राइस बाई पर केसेस के हिसाब से, पहले केस में आपकी टोटल सेल प्राइस कितनी है, इतनी है, ऐसी दूसरे केस में आपकी इतनी आई, तीसरे केस में आपकी सेल प्राइस इतनी आई, चौथे केस में आपकी सेल प्राइस इतनी आई, पांचवें में ऐसी आई, ऐसी छठे में आपकी ये आई। ट्रांसफर प्राइस आपका जो कंपोनेंट डिवीजन एक्स से परचेज करा है हमने, उसकी प्राइस जो हम पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं, पहले ही हम ऊपर निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो डिवीजन बाई की कॉस्ट होगी उस कंपोनेंट के लिए, वो डिवीजन एक्स का सेल प्राइस होगा, क्योंकि डिवीजन एक्स ने डिवीजन बाई को सेल ही तो करा है, बस वहां पे सेल प्राइस की जगह हमने क्या लिखते हैं, ट्रांसफर प्राइस, क्योंकि वो इंटरनली ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां आते हैं ट्रांसफर प्राइस, ना कि सेल प्राइस। ठीक है, तो सिंपल सा जो कंपोनेंट की कॉस्ट आई है वो जो वही है जो कि आपकी उसकी सेल प्राइस है, जो कि आपकी डिवीजन एक्स की सेल प्राइस है, वही इस इधर डिवीजन वाई की कंपोनेंट कॉस्ट आ जाएगी। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी निकाल ली, वो कैसे निकाली, वो सिंपली निकाली कि उसमें दे रखा था कि फर्स्ट 5,000 के लिए कितनी है, 14,06,250 रुपए, 14,06,250 रुपए। उसके बाद बता रखा था कि पर यूनिट आपकी इंक्लूड और कितने करेंगे, अगर हम 5,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट हमें एक 56 रुपए 25 पैसे की शायद वो और ऐड करनी पड़ेगी। तो 5,000 इंटू 56 रुपए 25 पैसे प्लस 14,06,250, 16,87,500। ठीक है, ऐसी और हम आगे कर लेंगे ऐसी, ये सब आप निकाल लो भली बात जान गए। अब जैसे मैं निकाल लूँ जो 30,000 वाला, तो ये 30,000 वाला कैसा है, तो 30,000 माइनस 5,000 से ज्यादा हमने कितने बनाए, 25,000 यूनिट ज्यादा बनाई, तो 25,000 इंटू 56.25 प्लस 14,06,250, 28,12,500 आपकी कॉस्ट आ गई, वो आपकी दे रखी है। तो जो हमने टोटल कॉस्ट कर ली, किस किस को ऐड करके, सी को और डी को हमने ऐड करके टोटल कॉस्ट कर ली, और अब हमने प्रॉफिट निकाल ली, सेल माइनस टोटल कॉस्ट आपकी प्रॉफिट आ जाती है, तो आपका ये आ गई टोटल प्रॉफिट इंडिविजुअली। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें सेकंड पोर्शन क्या है, मोस्ट सिंपल है सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन आपका हो गया जो है क्या, find out the profitability of the company as a whole at the output level where division X net profit is maximum, और दूसरा केस where division Y is net profit is maximum। मींस हमें कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट बतानी, किस केस में, पहला केस जहां पे डिवीजन एक्स की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, दूसरा केस जहां पे डिवीजन वाई की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। डिवीजन एक्स की आपने जो सॉल्यूशन करके निकाल चुका, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 30,000 यूनिट पे 4,50,000 रुपए, और डिवीजन वाई की टाइप है 3,97,500, जो टाइप है 10,000। कैसे निकाला, सिंपल सा है, ओवरऑल हमें प्रॉफिट बतानी थी, इसमें पहला डिवीजन एक्स की प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, 30,000 लेवल पे थी, हमने देख चुका था 4,50,000, लेकिन इस केस में 30,000 यूनिट के केस में आपका डिवीजन बाई लॉस दे रहा है,
तो लेस कर देंगे लॉस, तो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट क्या आ गई माइनस में 5,40,000 का लॉस हो गया। ऐसे जो अब दूसरा केस था 10,000 यूनिट का, तो क्योंकि हमने 10,000 यूनिट कैसे ली, डिवीजन बाई की मैक्सिमम प्रॉफिट को देखते हुए, तो उसमें कितनी मैक्सिमम थी 3,97,500। इस केस में एक्स डिवीजन पे नील प्रॉफिट की, तो इसलिए ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट आ गई 3,97,500। अब तीसरा क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, find out at what level of output the company will earn maximum profit if the company is not organized on profit center basis। मीन्स प्रॉफिट सेंटर बेसिस पर अगर ऑर्गेनाइज ना करी हो तो कंपनी की टोटल प्रॉफिट बताइए कौन से आउटपुट लेवल पे वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो प्रॉफिट सेंटर में क्या होता था, हम इंडिविजुअली डिवीजन के हिसाब से प्रॉफिट देखते थे, उसके बाद होला कंपनी की देखते थे। लेकिन नॉन प्रॉफिट सेंटर बेसिस हमारा क्या होता है, उसमें सिंपल सा मेथड होता है, उसमें हम इंडिविजुअली डिवीजन की प्रॉफिट ही नहीं देखते, उसमें हम लेते हैं एज अ होल कंपनी की वैल्यू, पूरी कंपनी के हिसाब से हम प्रॉफिट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा, इसमें दो केस बन सकते हैं। अगर आप पे टाइम कम है तो सिंपल सा आप करिए, जो आपने फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिवीजन वाइज आपने प्रॉफिट निकाल रखी है, तो सिंपल सा लिख दीजिए डिवीजन एक्स की प्रॉफिट ये, डिवीजन वाई की प्रॉफिट ये, इंडिविजुअली केस के हिसाब से लिख दीजिए। उसके बाद एज अ कंपनी होल के बाद जो आपकी जो प्रॉफिट आए, मींस फर्स्ट केस आपका हो गया आएगा एक्स डिवीजन का, दूसरा केस हो गया बाई का, जो हो गया कंपनी का। अब जो इंडिविजुअली केस के हिसाब से जो आपकी प्रॉफिट आए वो कंपनी की हो जाएगी, और इंडिविजुअली केस में जो आपकी जो 6-7 प्रॉफिट आई जिसमें जो मैक्सिमम हो वो आपका आउटपुट हो जाएगा। यही आपका पूछा गया, तो ये तो हो गया सिंपल से एक मेथड कि जब आप पे टाइम कम है। लेकिन अब आप पे टाइम है और जब आपको बताना है तो कैसे करें, तो उसके लिए रखा है if not organized on a प्रॉफिट सेंटर, तो क्या प्रॉफिट सेंटर बेसिस पर ऑर्गेनाइज नहीं होती, तो उसमें हम ट्रांसफर प्राइस नहीं निकालते, उसमें हम ट्रांसफर प्राइस नहीं निकालते। क्यों ट्रांसफर प्राइस हम क्यों निकालते, क्योंकि उसमें हम डिवीजन वाइज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं, ना कि कंपनी वाइज। लेकिन उसमें हम डिवीजन वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं, ना कि कंपनी वाइज। तो ये कौन से मेथड में देखा जाता है, ये देखा जाता है प्रॉफिट सेंटर बेसिस पे, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर क्या है, वो अपनी डिवीजन वाइज प्रॉफिट देखता है, ना कि कंपनी वाइज। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि ट्रांसफर प्राइस मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रॉफिट सेंटर होता है, जहाँ पे प्रॉफिट सेंटर मीन सेंटर वाइज आपकी बात हो रही है, भले ही आपको प्रॉफिट सेंटर हो या कॉस्ट सेंटर हो। कॉस्ट सेंटर का मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा हो, उस डिवीजन को हम कॉस्ट सेंटर डिवीजन कहेंगे। ठीक है, उस डिवीजन को हम कॉस्ट सेंटर डिवीजन कहेंगे। तो इसमें अब क्या है कि नॉट ऑर्गेनाइज ऑन अ प्रॉफिट सेंटर बेसिस मींस कंपनी एज अ होल हो, ना कि डिवीजन वाइज। तो सिंपल सा डिवीजन वाइज नहीं है तो मींस इसमें ट्रांसफर प्राइस नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस आपकी जब भी आती है जब हम वो कंपनी डिवीजन वाइज प्रॉफिट चेक कर दियो, डिवीजन वाइज प्रॉफिट चेक कर दियो, जब भी हमारी ट्रांसफर प्राइस आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहाँ पे एज अ होल दे रखा है तो आउटपुट ले लिए, जो ओवरऑल प्रॉफिट थी, ओवरऑल सेल थी, मतलब डिवीजन एक्स की, वो हमने इधर ले ली। आप ये देखिए डिवीजन एक्स की ही सेल से मिलेगा 19,68,000, 45,45,00,000, 22,500 जैसा आपकी एक्स है। अब क्या इसमें हमने एक्स के कंपोनेंट की कॉस्ट ली और बाई के कंपोनेंट की कॉस्ट ली। कंपोनेंट मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो हम एक्स से बाई में ट्रांसफर हो गया आई थी आपके कंपोनेंट, उसकी कॉस्ट नहीं ली। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एज अ होल देख रहे हैं, तो एज अ होल में हम इंडिविजुअली कॉस्ट लेके ऐड करते हैं, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का चक्कर नहीं आता है, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का चक्कर नहीं आता। ठीक है, इसलिए जो हमने ऐसा करा, तो जो टोटल कर लिया, टोटल कॉस्ट आ गई, तो वही प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट, उस हिसाब से हमारी क्या आ गई। तो मैक्सिमम कहाँ पे आपकी 15,000 लेवल पे था आउटपुट,
लेवल आपका क्या है, द कंपनी मैक्सिमाइज प्रॉफिट 15,000। आई होप मैं आपको जो क्वेश्चन भली भांति अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अगर हम डिवीजन वाइज प्रॉफिट चेक करते हैं तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रॉफिट, सेंट्रलाइज्ड कंपनी, वो डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी, सॉरी, डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी मींस हर वो कंपनी अपनी हर डिवीजन की प्रॉफिट इंडिविजुअली चेक करता है, उसकी डिवीजन की परफॉर्मेंस मींस उसकी प्रॉफिट के हिसाब से चेक करता है, उस डिवीजन ने कितना प्रॉफिट कमाया, उस डिवीजन ने कितना प्रॉफिट कमाया। और ऑब्वियसली बात है, हम किसी चीज की परफॉर्मेंस कैसे जान पाएंगे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से। तो डिसेंट्रलाइज्ड लेवल में क्या होता है, उसकी प्रॉफिट हमारी इंडिविजुअली निकलती है डिवीजन वाइज, लेकिन सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, वो एज अ होल कंपनी होती है, उसमें कोई सेंटर वगैरह का चक्कर नहीं होता, भले ही वो प्रॉफिट सेंटर क्यों नहीं हो या कॉस्ट सेंटर डिवीजन क्यों नहीं हो, उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, वो ये सेंट्रलाइज्ड लेवल पर निकल के। जैसे आपने देखो सेंट्रलाइज्ड एसी क्या होता है, एक छत पे उसका प्लांट लग जाता है और वो पूरे बिल्डिंग में हवा देता है, वो पूरी बिल्डिंग में हवा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी। ऐसी जगह क्या होता है, फाइनेंस के केस में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कंपनी हम कैसे कहेंगे, जो होल कंपनी को लेकर चलेगा, मीन्स उसे मतलब नहीं है कि डिवीजन एक्स ने कितना कमाया, डिवीजन वाई ने कितना कमाया, ओवरऑल प्रॉफिट क्या है उसे उससे मतलब है। तो जो हमने जो थर्ड पोर्शन करा है वो हमने वही उसी बेसिस पर करा है, सेंट्रलाइज्ड डिवीजन के, सेंट्रलाइज्ड कंपनी के हिसाब से करा है। इसी में हमने इसमें कोई ट्रांसफर प्राइस का नहीं चक्कर नहीं डाला, क्यों, क्योंकि उसमें हम ओवरऑल कंपनी को लेकर चलते हैं, डिवीजन एक्स को भी लेकर चलेंगे और डिवीजन वाई को भी लेकर चलेंगे। इसमें हम डिवीजन एक्स को एक अलग एंटिटी क्रिएट नहीं करेंगे, अलग एंटिटी नहीं देखेंगे, डिवीजन एक्स और वाई आपकी उसी के कंपोनेंट, उसी कंपनी की ही एंटिटी है, तो उसी कंपनी में ही संभालेंगे, इसे अलग अलग नहीं करेंगे। लेकिन हम प्रॉफिट सेंटर वगैरह में क्या करते थे, हम उसे अलग अलग कर देते, क्यों, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पर काम करती थी। इसलिए आप सिंपल सा कह सकते हैं, मेन फैक्ट वो ट्रांसफर प्राइसिंग आपका कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड आपका सिस्टम यूज होता है, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूज होता है वहां पे हम ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि वहां पे हम दोनों ही डिवीजन को एज अ कंपनी मानते हैं, एज अ होल हम वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो, अगर आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद। और आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए फिर से एक बार बधाइयाँ देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंकिंग यू एंड बाय बाय। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।